हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिज्म। आपको दिख रहा होगा उसका नाम क्या है, मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी 11 से लेके 12 के सारी टॉपिक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आते हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिज्म किसे कहा जाएगा, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। देखो क्या कहा है, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयन, निकेल, कोबाल्ट etc इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं कि मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो आयन, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है उसका क्या नाम दिया जाए, उस फेनोमेनन को नाम दिया जाता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म मीन्स वो कुछ सर्टन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मैग्नेट जो उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है उन्हें मैग्नेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेट। तो अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जैसे कि अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। अर्थ को दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। दूसरा एक होता है लोडस्टोन, या जिसे मैग्नेटाइड कहते हैं। ये जो आयन ओर है मैग्नेटाइड, ये आयन ओर है जो नेचुरली फाउंड होता है, जो मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, देन आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं, जैसे हमने देखे लेबोरेटरी में जो बार मैग्नेट होते हैं या हॉर्सशो मैग्नेट होते हैं, वो सारे क्या है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो दो टाइप समझ में आ गए। मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल के एग्जांपल मैग्नेटाइड एंड सेकेंड अर्थ, इसी को लोडस्टोन कहा जाता है। और आर्टिफिशियल में बार मैग्नेट, हॉर्सशो मैग्नेट। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, ये सर्टन मटेरियल लाइक कोबाल्ट या फिर आयन को अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। ये सब सर्टन सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये समझ में आया। देन नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर हम मैग्नेट को हैंग करेंगे, मैग्नेट को क्या करें, हैंग करें, तो ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होगा मीन्स हमें डायरेक्शन दिखाएगा। तो एक सर्टन डायरेक्शन में ये स्टेबल हो जाता है, तो इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। इसके पास क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट, पोल एग्जिस्ट इन अ पेयर। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, आपको पता है। एक को कहा जाता है नॉर्थ पोल और एक को कहा जाता है साउथ पोल। अगर आप मैग्नेट को कट भी करते हो दो पार्ट में, तो यहां साउथ बन जाएगा और यहां नॉर्थ बन जाएगा। तो आप मैग्नेट को कितने भी पार्ट में छोटे छोटे कट करो, हम पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, या मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। सो पोल एग्जिस्ट इन अ पेयर, हमेशा ये पेयर में रहेंगे। नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा ही, ये याद रखना है। तो दोनों भी पोल एक साथ रहेंगे। पोल एग्जिस्ट इन अ पेयर। अब अगर दो पोल है, अगर अलग अलग मैग्नेट के दो पोल एक साथ आ गए या फिर अनलाइक पोल एक साथ आ गए, तो क्या होगा, सो लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक पोल रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। ये हमें याद, नॉर्थ नॉर्थ अगर आ गया या साउथ साउथ आ गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और नॉर्थ और साउथ आ गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। देन श्योर टेस्ट ऑफ पोलैरिटी इज रिपल्शन। मीन्स मैग्नेट है कि नहीं, ये आपको अट्रैक्शन से पता नहीं चलता। या पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, आपको अट्रैक्शन से नहीं पता चलता। आपको किससे पता चलता है, रिपल्शन। क्योंकि देखो मैग्नेटिक मटेरियल के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, वो सॉफ्ट आयन को भी अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करता है। तो सपोज एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और यहां आयन है या फिर कोबाल्ट है, यहां कहाँ है, आयन या कोबाल्ट है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो आप थोड़ी बोल सकते हो कि दोनों ही मैग्नेट है, नहीं बोल सकते। एक मैग्नेट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो आयन, तो दोनों भी मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर ये रिपेल कर रहा है,
क्योंकि आयन को ये रिपेल नहीं करेगा, कोबाल्ट को ये रिपेल नहीं करेगा। तो रिपल्शन अगर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों भी मैग्नेट है और दोनों के लाइक पोल है, दोनों के लाइक पोल है। तो रिपल्शन श्योर टेस्ट है। रिपल्शन क्या है? श्योर टेस्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इस बारे में कि ए बी सी डी मटेरियल है, ए अट्रैक्ट कर रहा है बी को, सी अट्रैक्ट कर रहा है डी को, ए रिपेल कर रहा है सी को, तो रिपल्शन होता है वहां मैग्नेट है, मीन्स अपोजिट पोल है, ये याद रखना है। लेकिन अट्रैक्शन होगा वहां मैग्नेट होगा ही, ये बोल नहीं सकते। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट, ठीक है। देन मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अ सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयन एंड कोबाल्ट। तो अगर आप मैग्नेट को आयन टच करते हो तो इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। आपने देखा होगा अगर नेल होगा आपके पास, उसको आपने मैग्नेट लगाया तो वो भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। सो मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अ सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयन एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट कुछ मैग्नेटिज्म इंड्यूस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है सॉफ्ट आयन और कोबाल्ट में। तो ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। तीनों पॉइंट आपके हो चुके हैं इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं, ठीक है। बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में हमें सीखना है। तो देखो बार मैग्नेट के बारे में जब सीखते हैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता होगा। बार मैग्नेट को दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। कौन सा होता है? नॉर्थ एंड साउथ। दोनों पोल में से जाने वाली लाइन को कहते हैं एक्सिस। दोनों पोल में से जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस। और एक्सिस को परपेंडिकुलर और सेंटर से जाने वाली लाइन, एक्सिस को परपेंडिकुलर और सेंटर से जाने वाली लाइन, उसे कहते हैं हम इक्वेटर। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। देन दो पोल का डिस्टेंस कितना होता है? 2l। दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2l। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। और मैग्नेट के पूरे लेंथ को कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, और दो पोल के बीच के लेंथ को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। होगा लेकिन मैंने बता के रख दिया क्योंकि हमें ये स्टडी करना है। देखो पहले आते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेन टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। अगर ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो पोल स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है तो पोल स्ट्रेंथ वीक। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज अ पोल स्ट्रेंथ। उसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल m से। उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2l, वेयर कैपिटल M इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड 2l इज अ लेंथ बिटवीन टू पोल, लेंथ बिटवीन टू पोल। या फिर उसका दूसरा फॉर्मूला है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया था। सिमिलरली मैग्नेटिक M इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय B, F डिवाइडेड बाय B। ये दूसरा फॉर्मूला है, याद रखना। फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इससे हम यूनिट निकालेंगे। ऐसा यूनिट है उसका एम्पियर मीटर। क्या है? एम्पियर मीटर। एक इससे आ गया। या दूसरा हमारा यूनिट है न्यूटन पर टेस्ला। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन L1 A1, बाकी सारे जीरो, L1 A1। देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, पोल स्ट्रेंथ को डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया। अब आते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज नोन एज अ मैग्नेटिक लेंथ। उसे 2l से इंडिकेट किया जाता है। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 2l यहां चला जाएगा, स्मॉल m यहां आ जाएगा। तो 2l इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ। देन ऐसा यूनिट, अब ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, ऑब्वियस, ये होता है मीटर। मीटर इसका डायमेंशन होगा L1। देन दो टाइप के लेंथ होते हैं, मैंने कहा था मैग्नेट को। एक होता है मैग्नेटिक लेंथ 2l और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दो एंड्स, जहां से मैग्नेट स्टार्ट होता है, पोल थोड़े से अंदर रहते, ओके, याद रखो। तो पूरा मैग्नेट का लेंथ जो होता है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब दोनों में रिलेशन है, देखो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये रिलेशन है, याद रखना। मैग्नेटिक लेंथ को अगर आप
को ज्योमेट्रिकल लेंथ, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिकल लेंथ को 5/6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5/6 से मल्टीप्लाई करना है। सो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल, जिसे हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। क्या मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? और अ मैग्नेटिक डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल मीन्स दो पोल सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस मीन्स 2l, इसे कहा जाता है डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस 2l। देन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, सेम फॉर्मूला, इन दोनों का प्रोडक्ट, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ मीन स्मॉल m इनटू 2l, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। दूसरा फॉर्मूला, अगर करंट कैरिंग कॉइल है, आगे आने वाला है, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? NIA, where N is a number of turns, N is a number of turns, I current flowing through that coil and A is the area of coil। Suppose इस तरह से सर्कुलर कॉइल है, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता है ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड रूल से हम नॉर्थ और साउथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, तो इसमें पोल क्रिएट हो गया, मींस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब ये तो कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, इसमें टर्न्स कितने हैं? N, और इसका एरिया कितना है? A, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? M इज इक्वल टू NIA। ठीक है, देन यूनिट L2A1, L2A1 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। कहां होता है? साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखना। नेक्स्ट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टडी किया था, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसी को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर द बार मैग्नेट हमने ड्रॉ किए हैं। सो देखो, अगर बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है। ये कहां? आउटसाइड द मैग्नेट, ये आउटसाइड द मैग्नेट। और अगर हम इनसाइड मैग्नेट की बात करें तो ये साउथ से स्टार्ट होती है और ये नॉर्थ पे एंड होती है। तो ये कंप्लीट लूप फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? कंप्लीट लूप। याद रखो, मैग्नेटिक लाइन कंप्लीट लूप फॉर्म करते हैं। तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे एंड होगा आउटसाइड मैग्नेट, और साउथ से स्टार्ट होगा और नॉर्थ पे एंड होगी इनसाइड मैग्नेट। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है? द पाथ अलोंग विच द फ्री नॉर्थ पोल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को रखते हैं, तो ये नॉर्थ पोल कौन सा पाथ ट्रेस करेगा? उस पाथ को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस पाथ को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मींस फ्री नॉर्थ पोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये अट्रैक्ट या रिपेल होगा, उस हिसाब से ये पाथ फॉलो करेगा। उस फ्री पाथ को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द पाथ अलोंग विच फ्री नॉर्थ पोल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। देन ये मैंने कहा कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और एंड एट द साउथ पोल, outside the magnet, outside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet, inside south से start होगी, north पे end होगी। next point, magnetic field lines perpendicular to the surface where they starts, okay, magnetic field lines perpendicular टू द सरफेस वेयर दे स्टार्ट्स। तो जहां से ये स्टार्ट होगा तो ये परपेंडिकुलर स्टार्ट होगा या परपेंडिकुलर एंड होगा, ये याद रखना है। देन टेंजेंट ड्रॉ टू द एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां मैं एक पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट ए, यहां एक पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट बी, और यहां एक पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट सी। अब यहां हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो ये मुझे बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ए पॉइंट पे कौन सा है। यहाँ अगर लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस तरह से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट सी पॉइंट। तो हर जगह पे डायरेक्शन अगर अलग अलग होगा तो आप उस लाइन को टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हो कि डायरेक्शन कैसा है, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, सो टेंजेंट ड्रॉ टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड। अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, क्राउडेड होगी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज्यादा लाइंस है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड, मीन्स बहुत दूर दूर तक ये स्पेसिंग होगा, इस तरह से बहुत दूर स्पेसिंग होगा। तो ऐसे लाइन दूर दूर गई है, वाइडली सेपरेटेड है, देन उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, वीक मैग्नेटिक की फील्ड, उसे क्या कहेंगे, वीक मैग्नेटिक। अगर क्लोज होंगे, नजदीक होंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर दूर दूर होंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस लूप। देखो यहां से स्टार्ट होगा और ये अंदर जाएगा इस तरह से, क्लोज कंटिन्यूअस लूप। तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो ये होगा क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ये समझ में आ गया सारे पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट देखो, हमने NIA फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, सो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप, अगर हम करंट लूप कंसिडर करते हैं, दैट इज नथिंग बट सिमिलर टू द मैग्नेट। तो हमने एक लूप लिया है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, और राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, राइट हैंड थंब रूल आपको पता है। अगर आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल फिंगर करोगे, तो कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटसाइड मैग्नेट, मीन्स अगर कॉइल है तो कॉइल भी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ये कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। आउटसाइड ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो ये इनसाइड है। ठीक है, कॉइल के इनसाइड है, इसलिए साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ याद रखना है। बाहर नॉर्थ टू साउथ, इसके बाहर नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, इसलिए ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, हम इनसाइड ले रहे हैं लूप की। ये समझ में आ गया। तो देखो अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इस केस में जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगा साउथ टू नॉर्थ वाला, वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना करंट स्ट्रॉन्ग उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उतना मैग्नेटिक डाइपोल इंक्रीज होगा। देन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड A, दोनों को एक साथ लिख दिया। अब यहां एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, लेकिन इसका वैल्यू होता है 1, K इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिपेंड ऑन करंट एंड एरिया, इट इज डिपेंड ऑन करंट एंड एरिया। फॉर अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स है, यही कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमने ले लिया है इस तरह से, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यही फॉर्मूला क्या होगा, M इज इक्वल टू NIA। तो ये याद रखना, ये कॉइल के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए, कॉइल में अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो M इज इक्वल टू NIA, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक हमने हाइड्रोजन एटम ले लो, सिंपल एटम, सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते। करंट का डेफिनेशन क्या कहता है, करंट कहता है चार्ज पर यूनिट टाइम और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज, या इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां अगर हम देखेंगे कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ करंट कैरिंग लूप, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ करंट कैरिंग लूप, क्योंकि ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमना मीन्स करंट प्रोड्यूस करना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो अब इसके लिए हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये सेंटर में हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस है,
यहाँ ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या मोशन हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम रहेगा, वो एल हमने डायरेक्शन दिया है, ऑर्बिट का रेडियस आर है, ठीक है, ऑर्बिट का रेडियस क्या है, आर है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी v के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो यहाँ करंट जनरेट होगा। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसकी टाइम पीरियड हम फाइंड करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी के फॉर्मूले से, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अब वो फॉर्मूला हमने पहले लगा दिया, टाइम, एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, टाइम पीरियड टी, एक सर्कल जब वो कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफरेंस 2 पाई आर, कितनी वेलोसिटी से, v इतनी वेलोसिटी से, डिवाइडेड बाय v, ठीक है। तो ये क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय v, t का फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। देन करंट का फॉर्मूला हमें पता है, करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, इस केस में चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, और उसको घूमने के लिए, एक सर्कल घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, t, तो हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू E बाय टी। अब t का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 से निकाल लिया है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये फॉर्मूला हम यहां पुट करेंगे, v ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर नीचे रहेगा, सो 2 पाई आर ये नीचे रह गया और v ऊपर चला गया, तो क्या होगा फॉर्मूला, EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये आ गया करंट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आ गया करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में तो कितना करंट प्रोड्यूस करता है, EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, E मींस चार्ज, V मींस वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय 2 पाई कांस्टेंट है और R रेडियस है। अब आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी हमने स्टडी किया, अगर करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, NIA या फिर M इज इक्वल टू IA। तो यहां पे वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, I करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। करंट का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, करंट का वैल्यू EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यहां से एक पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो बचा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाय 2, EVR डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आ गया एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आ गया, M इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आगे और हम ऑर्बिटल या एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो देख, तो M इज इक्वल टू EVR बाय 2, इसको मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। देन यहां देखो एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें, क्या है, MVR, ये स्टडी किया होगा, MVR इज नथिंग बट L, MVR इज नथिंग बट L। तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी और R को हम लिखेंगे L, E एज इट इज, और यहाँ 2me, तो M का और एक फॉर्मूला बन गया, M का फॉर्मूला क्या आया, EL डिवाइडेड बाय 2me, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, EL डिवाइडेड बाय 2me। देन बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH बाय 2 पाई, NH बाय 2 पाई, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, L की जगह पुट किया NH बाय 2 पाई, तो हमें फॉर्मूला मिला M इज इक्वल टू NEH डिवाइडेड बाय 4 पाई me, ये NEH डिवाइडेड बाय 4 पाई me, ये एक फॉर्मूला आ गया। तो अब हमें अब 2-3 फॉर्मूले याद रखना है, पहले तो M इज इक्वल टू EVR बाय 2, सेकेंड EL डिवाइडेड बाय 2m एंड थर्ड NEH डिवाइडेड बाय 4 पाई me, ये 3 फॉर्मूले हमारे पास M के हैं। अब इसमें से अगर हम N का वैल्यू 1 पुट करते हैं, मीन्स ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, तो N का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो फॉर्मूला में बचेगा क्या, EH डिवाइडेड बाय 4 पाई me, इसी को हम कहते हैं बोर मैग्नेटोन, इसी को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। और बोर मैग्नेटोन की वैल्यू याद रखो आप, ठीक है, क्या होता है, इसकी वैल्यू निकाल के रखो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर बार बोर मैग्नेटोन को 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो इसको याद रखो। सो ये हो गया बोर मैग्नेटोन और
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास मैग्नेट है, मैंने कहा था मैग्नेट के नॉर्थ साउथ, अब मैग्नेट की इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस, ये अभी अभी हमने स्टडी किया था। देन सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर पे अगर पॉइंट, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें, एक्सिस या इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूले थे, सेम फॉर्मूले यहाँ भी है, थोड़े से चेंज है टर्म में। 1/ε0 की जगह यहाँ μ0 लिखा जाता है और p की जगह यहाँ m लिखा जाता है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। तो इसको हम प्रूव करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखो, इसको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है। तो एक कंसेप्ट बता देता हूँ। सपोज हमने एक्सियल लाइन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो हमने पॉइंट कहाँ ले लिया, एक्सिस पे। कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से r इतने डिस्टेंस पे, सेंटर से r इतने डिस्टेंस पे पॉइंट है, ठीक है। मैग्नेट में सेंटर से एक पोल का डिस्टेंस l होता है, दूसरे पोल का डिस्टेंस l होता है, क्योंकि मैग्नेट का लेंथ कितना होता है 2l। अब देखो, अब एक जो अट्रैक्टिव होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक रिपल्सिव होगा। या आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर जाने वाली लाइन होगी। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे एंड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा तो ये होगा नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगा साउथ की वजह से अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ फील्ड आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ फील्ड आएगा। तो वो फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बी एक्सिस इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π इंटू 2mr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है। देन अगर r बहुत बड़ा है l से, क्योंकि मैग्नेट छोटा है तो l की साइज छोटी होगी और r आपने दूर लिया है, तो क्या है, l इज वेरी वेरी स्मॉल और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। तो l को हम निगलेक्ट कर देंगे, l को निगलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, r स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा, r⁴, और ऊपर वाला r कट गया तो क्या होगा, b एक्सिस इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π 2m डिवाइडेड बाय r³। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर l भी दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर l नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये अलोंग द एक्सियल लाइन, अलोंग द एक्सियल लाइन। अगर हम इक्वेटर पे आते हैं, चलो पॉइंट अब कहाँ लिया हमने, इक्वेटर पे, p पॉइंट हमने ले लिया इक्वेटर पे। अब नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, तो रिजल्टेंट ये आएगा बी इक्वेटर, ठीक है। तो बी इक्वेटर का वैल्यू क्या होगा, μ0 डिवाइडेड बाय 4π m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल 3/2, ठीक है। ये याद रखना है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ m है। अब सेम कंडीशन, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो l को निगलेक्ट करना होगा, तो r स्क्वायर और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, बी ई इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π m डिवाइडेड बाय r³। अब दोनों फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, एक्सिस में 2 आता है, इक्वेटर में 2 नहीं आता, तो इक्वेटर के डबल एक्सिस का फील्ड होता है, इक्वेटर के डबल क्या होता है, एक्सिस का फील्ड। ये याद रखना है क्योंकि इक्वेटर पे μ0 4π m डिवाइडेड बाय r³ और इसमें 2m है, तो 2 का डिफरेंस है, इतना याद रखो। तो कभी कभी आपको दो फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो पहले इक्वेटर का फाइंड करो, पहले किसका फाइंड करो, इक्वेटर का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्सिस का डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। देन इसमें और एक पॉइंट याद रखना है, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से स्टार्ट होता है, साउथ से और एंड होता है नॉर्थ पे, इनसाइड मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही साउथ टू नॉर्थ है, एम का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो अपोजिट है। तो इक्वेटर में हमेशा, इक्वेटोरियल फील्ड में एम और बी ये दोनों अपोजिट में रहते, एम और बी हमेशा अपोजिट में रहते, इस पॉइंट को हमेशा याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछते,
एम और ई, तो अगर आपको एम इस डायरेक्शन में होगा तो उसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बी इक्वेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब अगर नॉर्थ और साउथ पोल, अगर कहीं भी किसी भी एंगल पे अगर मैग्नेट को रखा है, ना एक्सिस पे ना इक्वेटर पे, अब उस केस पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उस केस पे आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला आपको 11th में है, ये फॉर्मूला 11th पे के बुक में मिलेगा आपको। तो किसी भी एक्सिस के लिए देखो, अब थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब उस केस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वंस अगेन नॉर्थ वाला फील्ड यहां जाएगा, साउथ वाला इस तरह से आएगा और इसका रिजल्टेंट भी यहां आएगा। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने थीटा एंगल लिया है, हमने क्या लिया है? थीटा। जैसे आप करते हो ना ऐसा, ये आर एक्स, ये आर वाई और ये रिजल्टेंट आर, और यहाँ फिर एंगल करते हैं थीटा, थीटा इज अ एंगल, तो यहाँ हमने अल्फा लिया है क्योंकि एक्चुअली थीटा एंगल यहाँ पे, तो यहाँ हमने क्या लिया? अल्फा। अल्फा इज अ डायरेक्शन और आर मैग्नीट्यूड होता है, वैसे बी मैग्नीट्यूड है और अल्फा हमारा डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? याद रखो, म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एम आर क्यूब। ये फॉर्मूला तो एज इट इज, सिर्फ इसके आगे याद रखना है अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एनीवेयर, अगर आपको आया एनीवेयर अदर देन एक्सिस एंड इक्वेटर, एनीवेयर अगर होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और मैग्नीट्यूड कहा तो बी का वैल्यू फाइंड करना है, और डायरेक्शन अगर कहा तो थीटा एंगल कितना दिया है उसको हाफ करना है, tan थीटा को हाफ करना है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। तो डायरेक्शन क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बी एक्सिस, बी इक्वेटर और एनीवेयर बिटवीन एक्सिस एंड इक्वेटर, बिटवीन एक्सिस एंड इक्वेटर। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसका वैल्यू बी है, जिसका वैल्यू बी है, तो देखो नॉर्थ से फील्ड स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है, ये तो हमें पता है। तो नॉर्थ नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो अब फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स का फॉर्मूला एम बी, फोर्स का फॉर्मूला एम बी, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है फोर्स, या फिर m इज इक्वल टू एफ बाई बी, m इज इक्वल टू एफ बाई बी। जैसे कि q इज इक्वल टू एफ और E इज इक्वल टू, हमने स्टडी किया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, सेम वैसे ही फॉर्मूला ही है। तो अब यहां जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है एम बी, और यहां भी फोर्स अप्लाई हो रहा है एम बी। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक और फोर्स, वन फोर्स, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स। टॉर्क क्या होता है? मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, अब देखो यहां दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, एक एम बी और एक ये भी एम बी है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। अब इसमें से कोई भी एक फोर्स चूज करो, एम बी मैग्नेट्यूड, और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2l ये परपेंडिकुलर नहीं है, 2l बी को परपेंडिकुलर नहीं है, 2l क्रॉस में जा रहा है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो अब देखो मैग्नेट के साथ फील्ड का एंगल कितना है? थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली साइड हमेशा साइन होती है और थीटा के लग के साइड कॉस होती है, तो ये लगने वाली साइड नहीं है, तो ये कॉस वाली साइड नहीं, सामने वाली साइड कौन सी है? साइन वाली। सो 2l साइन थीटा, हमेशा याद रखना है, सामने वाली साइड साइन थीटा, लगने वाली साइड कॉस थीटा, तो ये होती है 2l हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? 2l साइन थीटा। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स, ओके, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स क्या होता है? एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा।
ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं, m इंटू 2l बी साइन थीटा। अब m इंटू 2l क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज कैपिटल M b साइन थीटा। आ गया फॉर्मूला m b साइन थीटा। m को क्या कहते हैं, m इंटू 2l, और इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं m क्रॉस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया पता चला, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है, वहां से हमने फाइंड आउट किया। अब देखो साइन के वैल्यू पे टॉर्क का वैल्यू डिपेंड करता है, साइन के वैल्यू पे टॉर्क पहले कहा है थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैग्नेटिक फील्ड है B और मैग्नेट को भी ऐसे रखा है उसी डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, एंगल 0, तो ये घूमेगा ही नहीं, अब स्टेबल हो गया, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, अब ये स्टेबल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क मिनिमम, टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। सेकेंड केस, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेट रखा है तो एंगल 90, कॉस साइन 90 इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, टॉर्क मैक्सिमम। अब ये रोटेट होगा अच्छे से, टॉर्क मैक्सिमम अप्लाई होगा, ये समझ में आ गया। देन पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टडी किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया है सेम फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो हम जो यहाँ वर्क डन अप्लाई करेंगे वो कॉस के टर्म में आता है, यहाँ साइन के टर्म में टॉर्क आता है, कॉस के टर्म में वर्क डन आता है, याद रखो। सो वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, U इज इक्वल टू mb cos थीटा, और ये निगेटिव में होता है, mb cos थीटा माइनस mb cos थीटा। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट होगा, U इज इक्वल टू, यहां देखो डॉट प्रोडक्ट लिया है, m डॉट b। जब भी वेक्टर साइन आया है तो रीड करना है अच्छे से, अगर वेक्टर होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट, अगर वेक्टर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन कभी नहीं बोलना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसको याद रखो। ये भी किस पे डिपेंड करता है, m और b, लेकिन टर्म क्या आता है, कॉस, और टॉर्क में आता है साइन। नेक्स्ट, अर्थ एज अ मैग्नेट। अर्थ एज अ मैग्नेट, ये पॉइंट आपने स्टडी किए होंगे। अब एक्सिस का मीनिंग वही होता है, लाइन पासिंग थ्रू द टू पोल्स, दो पोल से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस। अब आते हैं जोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा डेफिनेशन नहीं इसके बताता। अब देखो अर्थ जो होता है, अर्थ के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अब एक होता है जोग्राफिकली नॉर्थ और जोग्राफिकली साउथ, दूसरा होता है अर्थ इज अ मैग्नेट, तो उसके पास मैग्नेटिक पोल भी होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल भी होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो अर्थ के पास जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ होते हैं और मैग्नेटिक के दो नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, ये याद रखना है। तो अब जोग्राफिकल एक्सिस क्या कहेगा, या जोग्राफिक एक्सिस, तो जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ में से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस। देन जोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन इज अ प्लेन, याद रखना है, मेरिडियन क्या होता है, प्लेन होता है। अब ये प्लेन, प्लेन के बारे में क्या होता है, प्लेन ये एक्सिस से पास करेगा और अर्थ सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, उसे कहेंगे। उस जगह के लिए, हर एक जगह के लिए अलग अलग होगा, याद रखना है। देन जोग्राफिकल इक्वेटर, इक्वेटर तो पता है, एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, ये होता है इक्वेटर। अब अर्थ स्फेरिकल है तो स्फेरिकल लाइन जाएगा इक्वेटर का, ठीक है, तो उसे कहते हैं इक्वेटर, इस तरह से होगा। ये हो गया जोग्राफिकल के लिए। अगर हम मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिकल नॉर्थ एंड साउथ लेंगे तो मैग्नेटिकल नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग होता है, मीन्स इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जोग्राफिक से अलग पोल होते हैं वो। सेम मैग्नेटिक एक्सिस, नॉर्थ और साउथ से पास होने वाली लाइन, दो पोल से पास होने वाली लाइन एक्सिस। मेरिडियन, इससे पास होने वाला प्लेन, एक्सिस से पास होने वाला प्लेन। और इक्वेटर परपेंडिकुलर, एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन। सेम डेफिनेशन लेकिन जोग्राफिक और मैग्नेटिक, ठीक है, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन अप्लाई होंगे। अब इसको आप रीड कर लो अच्छे से क्योंकि ये डेफिनेशन ही है। देन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंगल के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं क्योंकि एंगल पे प्रॉब्लम आते हैं। क्या कहता है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन। अब हर एक प्लेस का मेरिडियन अलग अलग होंगे तो उसमें एंगल अलग अलग बनेंगे। तो ये जो दो मेरिडियन है, जोग्राफिक एंड मैग्नेटिक, इन दोनों में उस प्लेस के लिए कितना एंगल बनता है, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मीन्स इस तरह से एक प्लेन है और ये हमारा दूसरा प्लेन है, एक होगा जोग्राफिकल एक होगा मैग्नेटिक, तो इन दोनों का एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन।
ठीक है। देन एंगल ऑफ डीप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन पे आते हैं, एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन पे आते हैं। देखो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डीप, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, देन यहाँ हमारा मैग्नेटिक नीडल लगा होता है, मैग्नेटिक नीडल लगा होता है। जैसे ही आप मूव करोगे वो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा। तो हर एक प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है, हर एक प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है। सो हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा डेल्टा कहते हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ डीप, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डीप। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को लेके मैं नॉर्थ पोल पे खड़ा हो गया तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा रहेगा और मैग्नेटिक नीडल नीचे पॉइंट करेगी, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। वैसे ही अगर साउथ पोल पे खड़ा रहूंगा तो भी 90 डिग्री। तो ये होता है एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म होता है। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है और नीडल ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। अब ये बी वी और बी एच क्या है, अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे सबसे नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रहा है, तो हर जगह पोजीशन अलग अलग, तो उसको दो, एक हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हर जगह हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल बी कॉस, सॉरी डेल्टा है। वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा, ये दोनों को याद रखना है। तो किसी भी जगह पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वेक्टर वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं, रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और डायरेक्शन फाइंड करना है तो tan डेल्टा, ये याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ डीप। नेक्स्ट मैग्नेट के लिए लगने वाली प्रॉपर्टीज, अब आते हैं 12th पे धीरे धीरे। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये सारे टर्म आपने देखे होंगे अभी अभी 12th के एग्जाम के लिए। तो ये सारे टर्म्स हमने देखे और इसके रिलेशन भी फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो पहला टर्म हम आते हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा है इसमें, m डिवाइडेड बाय a, m स्मॉल m डिवाइडेड पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये बुक वाला डेफिनेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट है। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होंगे तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होगा, इंटेंसिटी ज्यादा। अगर डाइपोल मोमेंट ही कम है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो इंटेंसिटी कम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, और डायमेंशन L-1 A1, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड टर्म है हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन हम बोलते हैं H इंटेंसिटी। सेकेंड H इज इक्वल टू बी जीरो बाय म्यू जीरो, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट मीडियम होगा तो B बाय म्यू, B बाय म्यू, या B इज इक्वल टू म्यू H, ये फॉर्मूला स्टडी किया होगा आपने, B इज इक्वल टू म्यू H। सो H इज इक्वल टू B बाय म्यू, इसका भी फॉर्मूला A बाय M, दोनों भी इंटेंसिटी है, दोनों भी इंटेंसिटी है, तो याद रखना है दोनों का यूनिट सेम, एम्पियर पर मीटर, दोनों का डायमेंशन सेम, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। देन आते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मींस किसी कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट करता है या कितना अंदर जाने के लिए वो परमिशन देता है, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक परमिटिविटी, उसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। सो म्यू का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और डायमेंशन L1 M1 T-2 A-2, and it is a scalar quantity, it is a scalar quantity।
देन आते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का डेफिनेशन सेम है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और अ वैक्यूम, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम और अ फ्री स्पेस। अब ये रेशो है तो रेशो को यूनिट नहीं रहेगा, दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, उसको डायमेंशन नहीं रहेगा, तो इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये बिहेवियर बताता है। ससेप्टिबिलिटी हमें मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर, अगर एक मटेरियल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये अट्रैक्ट करेगा, मीन सपोर्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को या अपोज करेगा, ये कौन बताता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसको का ये या फिर चाई, जो भी आप कहे, उससे इंडिकेट किया जाता है। ओके, सो का इज इक्वल टू आई बाय एच, दोनों का रेशो आई बाय एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशो मीन्स खुद कितना मैग्नेट होता है और दूसरों को कितना मैग्नेट करता है। इसका मीनिंग खुद कितना मैग्नेट होता है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये खुद कितना मैग्नेटाइज होगा और ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों बताने वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसका डिवीजन करोगे तो आपको क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलेगा और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये टर्म अभी लगेगा कि देखे नहीं है, लेकिन जब हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने देखे हैं। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड आउट, या रिलेशन देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा सबसे, मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजेशन में ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें सारे फॉर्मूले आते हैं या सारे टर्म आते हैं। ठीक है, सपोज एक सोलेनॉइड है और इसमें एयर है या फ्री स्पेस है और इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B0। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? B0। अब मेरे पास एक आयरन रॉड है, अगर इस आयरन रॉड को हम मैग्नेटाइज करते हैं, अगर इस आयरन रॉड को हम मैग्नेटाइज करते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा Bm। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा? Bm। तो देखो अब इसको मुझे मैग्नेटाइज करना है तो मैंने क्या किया? सोलेनॉइड के अंदर इस रॉड को रख दिया। जैसे ही सोलेनॉइड से करंट फ्लो करेगा, सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा कितना मैग्नेटिक फील्ड? B0। अब इस B0 की वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज Bm, दैट इज Bm। अब इस कॉम्बिनेशन का टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू B0 प्लस Bm। दोनों फील्ड हो गए, एक तो सोलोनाइड का प्लस ये मैग्नेट बन गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड होंगे। अब ये फॉर्मूला तो हमने स्टडी किया है, क्योंकि ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइज कर रहा है। सोलोनाइड क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज। देखो क्या कहा है हमने? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मीन्स कितने से ये मैग्नेटाइज करेगा और ये कितने से मैग्नेट बनेगा। इसलिए यहां क्या अप्लाई किया हमने? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मीन्स सोलेनॉइड इसको मैग्नेट बना रहा है, कितने इंटेंसिटी से? H इतनी इंटेंसिटी से, और ये मैग्नेट बन रहा है कितनी इंटेंसिटी से? I इतनी इंटेंसिटी से। ठीक है, तो अब ये दोनों का फॉर्मूला हमने पुट किया, μ0H μ0I, इसमें से μ0 कॉमन, H प्लस I, लेकिन हमने ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला स्टडी किया है, दिस इज I by H एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू काय और ससेप्टिबिलिटी इंटू H या काय इंटू H। तो अब I की जगह पुट कर दो ये फॉर्मूला काय H, तो क्या हो जाएगा? μ0H प्लस काय H। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? H को कॉमन निकाल लो तो ये होगा μ0H 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी या फिर काय। अब B के लिए हम पुटिंग करेंगे, हमें B के लिए फॉर्मूला पता है, जैसे B0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? μ0H, वैसे ही B के लिए फॉर्मूला होगा μH। आप जीरो नहीं ले सकते क्योंकि फ्री स्पेस नहीं है, दूसरा मीडियम है, सो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दैट इज μH, क्योंकि अब आयन कोर इसके अंदर है तो μ0 हम नहीं ले सकते, क्या लेंगे? μH। अब ये फॉर्मूला यहां रख देंगे B की जगह, देखो μH इज इक्वल टू μ0H प्लस काय। अब इसमें से क्या कट हो जाएगा? H कट, म्यू अपॉन μ0 इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी या 1 प्लस काय, एंड इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काय। तो ये सारे रिलेशन आपने स्टडी किए। देखो यहाँ आपको फॉर्मूला मिल गया H के,
आई के लिए, ये दोनों का डिवीजन। तो ये सारे फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं, ये सारे फॉर्मूले इसमें हमने अप्लाई किया है। ये देखो B इज इक्वल टू म्यू एच, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया, B इज इक्वल टू म्यू एच। देन आई का फॉर्मूला काई इज इक्वल टू आई बाय एच, ये सारे फॉर्मूले। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू जीरो, ये सारे फॉर्मूले हमने इस रिलेशन में स्टडी किए हैं, लेकिन मैंने पहले सेपरेटली बता दिए एंड देन यहाँ हमने अप्लाई किया। चलो आते हैं अब नेक्स्ट। अब मैग्नेटिक मटेरियल के 3 टाइप हैं, कौन से? एक है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पहले हम डायमैग्नेटिक के बारे में स्टडी करते हैं। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करता, ये मैग्नेटाइजेशन को अपोज करेगा। ये क्या करता है? अपोज करता है। मींस ये कहां से कहां मूव करेगा? स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ ये मूव करेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये याद रखना है। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो लेस होती है, लेकिन निगेटिव होती है। लेकिन क्या होती है? निगेटिव होती है। देन आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। अगर हम ऑसिलेटर डायमैग्नेटिक मटेरियल का रखेंगे और उसको नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये अपोज करेगा, तो ये ऊपर मूव करेगा, अपवर्ड जाएगा। ये क्या होगा? अपवर्ड जाएगा। रॉड को रखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल या फिर मूव करेगा। देन इसमें लिक्विड रखेंगे तो लिक्विड नीचे जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज आपने स्टडी किए। मेन प्रॉपर्टी ये याद रखना है, क्या है? लेस और निगेटिव होता है। ये अपोज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अपोज करता है। और ये ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। डायमैग्नेटिज्म किससे होता है? ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। लेकिन इसका पावर थोड़ा वीक होता है, इसका पावर वीक होता है। तो जो काय का ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन लेस होता है। पॉजिटिव होता है लेकिन लेस होता है, ये सपोर्ट करने वाला मीडियम में। देन ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट स्पिन करते हैं उसके ऊपर पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड करता है। तो ये स्पिन मोशन की वजह से होता है। एंड थर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेम पैरामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वही फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी पैरामैग्नेट की तरह है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब काय का वैल्यू पॉजिटिव होगा लेकिन बड़ा नंबर होगा। लेकिन क्या होगा? बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, लेस नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा। तो एक्स काय इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड ग्रेटर होगा। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म किसके वजह से आते हैं? डोमेन की वजह से। याद रखो इसमें डोमेन्स होते हैं, डोमेन की वजह से फेरोमैग्नेटिज्म होता है। अब डोमेन आपको पता है डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, हर जगह के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर एक ग्रुप बनता है मैग्नेटिक मटेरियल में, ग्रुप होते हैं। अब मैं 4 ही ग्रुप ड्रॉ करता हूं। यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में, यहां जो होंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में, यहां जो होंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में। तो हर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, तो ये सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में।
और उसकी वजह से क्या बनेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करते हो फिर भी ये मैग्नेट बना रहेगा। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हट भी गई फिर भी ये मैग्नेट बना रहेगा। अब ये मैग्नेटिज्म अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा। जैसे ही आप हीट करोगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे इसका मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाएगा। उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहा जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म वैनिश होता है उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। देन आते हैं हम हिस्टेरेसिस पे। अगर मुझे एक मैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट आयन को मैग्नेटाइज करना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या करना है मुझे, मैग्नेटाइज करना है, तो किस तरह से अब हम मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं। देखो यहां है इंटेंसिटी और यहां है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम मटेरियल को मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देंगे। पहले मटेरियल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो है, एच का वैल्यू जीरो है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो है। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उस मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे, बी का वैल्यू बढ़ा रहे। जैसे जैसे बी का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब एक सर्टन लेवल पे आ जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब इसके आगे ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, ये सैचुरेट हो गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, फिर भी ये मैग्नेट थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इसमें से कम हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड उसमें बना रहेगा या ये मैग्नेट बना रहेगा। इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। इसे क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड वैनिश नहीं हुआ। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड मुझे वैनिश करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड दिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसको दूंगा। तो धीरे धीरे इसका रिटेंटिविटी से क्या हो जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसका या मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट बना था वापस नॉर्मल मटेरियल पे आ जाएगा। अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उस पॉइंट को कहा जाता है कोर्सिविटी। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोर्सिविटी। अब इसको मुझे रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना है तो वापस में इस फील्ड को, रिवर्स फील्ड को बढ़ाऊंगा, एक सर्टेन पॉइंट तक ये सैचुरेट होगा और वापस अगर वो फील्ड हटाऊंगा तो ये रिटेन करेगा उस फील्ड को। तो यहां भी आएगा रिटेंटिविटी, यहां आएगी कोर्सिविटी। वापस अगर ये मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है उसको हटाना है तो वापस मैं क्या करूंगा, इसको सेम डायरेक्शन में फील्ड दूंगा, वापस इसका मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा। अब ये वापस नॉर्मल पे आ गया एंड देन वापस इसको मैग्नेटाइज करना है तो आगे जाओगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस। इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, जितना बड़ा हिस्टेरेसिस उस हिसाब से मटेरियल को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड उसको ज्यादा लगता है मैग्नेट करने के लिए या जल्दी होता है। तो कोर्सिविटी मैग्नेटिक फील्ड कितना जल्दी पकड़ता है, कितना जल्दी छोड़ता है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए एंड हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। हाई रिटेंटिविटी मीन्स जैसे हम करंट को देंगे वो मैग्नेट बन जाएगा, वो मैग्नेट को पकड़ के रखेगा, और जैसे अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तुरंत वो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह से काम करता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बन गया तो क्या हो जाएगा, आपने किसी व्हीकल को उठाना है क्रेन से, तो आपने इस व्हीकल को उठा तो लिया, अब मैग्नेटिज्म वैनिश ही नहीं हो रहा है जल्दी, तो क्रेन इसको गिरा नहीं पाएगी। इसलिए हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। जैसे ही करंट दे दिया मैग्नेटिज्म आ गया फट से अट्रैक्ट, जैसे ही मैंने करंट को अपोज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड चली गई, रिपेल नीचे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए, ये याद रखो। ठीक है, तो यहां हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है मैग्नेटिज्म। इसके PYQ हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां हम स्टॉप होते हैं।